मॉर्निंग। मैं अमरदीप, आपके केमिस्ट्री ट्यूटर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में आप सबका स्वागत है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें मैं साझा करना चाहता हूँ। वो ये कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्लासरूम प्रोग्राम में आसमान जमीन का अंतर है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। वो इस प्रकार से है, जैसे पहला सबसे बड़ा डिमेरिट्स तो ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बेहतर इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। सेकेंड डिमेरिट्स ये है कि बच्चे को क्वेश्चन पूछने की आज़ादी नहीं मिल पाती इसमें। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल रुक जाता है। क्या है कि जब बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम करते हैं तो वो अपने घर से एक क्लास से दूसरे क्लास, तो इस दरमियान उसका फिजिकल एक्टिविटीज होता रहता है। लेकिन अभी तो फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल इसमें नहीं हो पाता है। अच्छा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे फोकस नहीं हो पाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फोकस नहीं हो पाते हैं। क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर के डर से वो थोड़ा सा फोकस्ड होता है, तो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो जब पढ़ता है तो बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता है। 15 मिनट कुछ और 15 मिनट कुछ और करने लगता है, तो बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता है। अच्छा, और ये भी प्रॉब्लम है कि जब बच्चे एक लंबे समय तक लैपटॉप और फोन का इस्तेमाल करते हैं ई लर्निंग के लिए, तो उनकी आंखों में समस्या भी आने लगता है। काफी लंबे समय तक वो देख नहीं पाते फोन या लैपटॉप वगैरह को, तो ये बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो आपके और हमारे साथ जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा बेहतर विकल्प नहीं है। माना कि इसमें डिमेरिट्स है, लेकिन इसके डिमेरिट्स को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बेहतर इंटरेक्शन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे, आपको ही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये मान के चले कि जो भी ट्यूटर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, आप ये मान के चले कि वो टीचर हमारे सामने साक्षात पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा कि कई बार होता क्या है कि जो हम मानते हैं हमको वो चीज दिखने लगता है, वो चीज महसूस होने लगता है। तो 100% नहीं, लेकिन एक हद तक तो ये प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के काम करें। आप ये भी समझो ना कि आज तक हम भी क्लासरूम में बच्चों के सामने परफॉर्म किए हैं। आज पहली बार कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि कैसा जाएगा, लेकिन एक बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए हम भी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए और हम वहां पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ कि क्वेश्चन पूछने की आज़ादी नहीं है। तो इसके लिए भी है समाधान इसका। वो ये है कि जिनको भी डाउट है वो बहुत सारे प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से वो हमसे साझा कर सकते हैं। जैसे आप हमको फोन कर सकते हैं, बिल्कुल हम फ्री होते हैं। आप हमको फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8292749897। आप हमको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो कमेंट करके हमसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है। जिन बच्चों को हमसे पढ़ना है वो प्लीज जाकर के यूट्यूब चैनल पे ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर यूट्यूब चैनल पे जाकर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को बिल्कुल दबाएं, ताकि हर अपडेट में आपको वीडियोस मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैं आपको ये बता दूं कि आज से हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो 12th क्लास की केमिस्ट्री को चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 12th क्लासेस के केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो उनको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री को 3 पोर्शन में बांटा गया है। केमिस्ट्री जो है ये 3 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल में टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट,
ठीक है, सॉलिड स्टेट के बारे में एक चीज बता दूं पहले, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के लास्ट ईयर ही सॉलिड स्टेट को 12th क्लास से हटा दिया गया है और उसको 11th क्लास में डाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों आप ध्यान रखें कि सॉलिड स्टेट आपको 12th में पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, सॉलिड स्टेट को मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये क्लास में पढ़ने की चीज है, इसमें बहुत सारा इमेजिनेशन है, ठीक है। सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर आपका है सॉल्यूशन। तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा है आपका केमिकल काइनेटिक्स। पांचवा आपका है सरफेस केमिस्ट्री। टोटल 5 चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका है पी ब्लॉक, सेकेंड आपका है डी एंड एफ ब्लॉक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तीसरा आपका है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। चौथा आपका है मेटलर्जी, मेटलर्जी, ठीक है। चौथा ही सब्जेक्ट, 4 चैप्टर ये। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तकरीबन आपको 90% 12th में पढ़ना है। कैसे? अगर आप 12th क्लास के अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी का आपका 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। उस वॉल्यूम, उसमें से कोई एक जो वॉल्यूम आपका है, मतलब एक जो किताब है, वो एक किताब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो किताब है। और एक जो किताब आपका है वॉल्यूम 1, उस वॉल्यूम 1 में आपका फिजिकल है और उसमें इनऑर्गेनिक भी है। मतलब एक बुक में फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों है और एक अकेला बुक है जिसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेंशन किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस पढ़ना है, तो मैं इसमें छोड़ दे रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा सबसे पहले। और फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, सॉल्यूशन। फिर सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड आपका केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद 4 हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, ये लास्ट में लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, तब तक लॉकडाउन खुल भी जाएगा, तो फिर ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, लास्ट में आपको हम इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। हाँ, पी ब्लॉक और डीएनए ब्लॉक मैंने आपको पढ़ा दिया केमिकल बॉन्डिंग में, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में जाकर इसको पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में ये 2 चैप्टर, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री में जो क्या-क्या चैप्टर्स पढ़ना है वो मैंने मेंशन किया है, ठीक। अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि इसके वेटेज क्या है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री से 22 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 22 मार्क्स। इनऑर्गेनिक में 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अकेला है उससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स का, 30 ऑर्गेनिक 30, अब सोच सकते हो अकेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक से 18 और फिजिकल केमिस्ट्री से 22, टोटल कितना हो गया 70 मार्क्स। आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का जो एग्जाम है, केमिस्ट्री का 2 पेपर होता है, केमिस्ट्री का 2 पेपर होता है, एक तो आपका है थ्योरी पेपर और दूसरा आपका होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी पेपर टोटल 70 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है, और जो प्रैक्टिकल आपका है वो 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है। 100 हो गया, 70 + 30 100। अच्छा, 30 में प्रैक्टिकल तो आपका क्लियर है कि 30 में 25 प्लस आपको मिलता है, 25 प्लस इसमें मिलेगा, 25 से 30 के बीच में इसमें मार्क्स आता है आपका। थ्योरी में जो 70 मार्क्स का है, जैसा कि ये 30, 18, 22, इसमें आपको कोशिश करना है कि 50 भी अगर आप ले आते हैं, अगर ले आते हैं 50, तो उधर 25 है तो 75 में ऐसा ही हो गया। अगर आप 60 में से इसमें जितना ज्यादा थ्योरी पेपर में जितना ज्यादा कमांड करोगे तो आपका स्कोर 90 प्लस बोर्ड में आने की संभावना है, ठीक है। जो बच्चे पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे देखता हूं, आगे लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग देखें सिलेबस हम लोग क्या क्या पढ़ना था। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है, हेडिंग है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको पहले ये जानिए कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो सॉल्यूशन है, ये बहुत सारी किताबों में अलग अलग नाम से फ्रेम किया हुआ है। कुछ किताब सॉल्यूशन को लिखता है द लिक्विड सॉल्यूशन,
एक ही चीज है, द लिक्विड सॉल्यूशन, या कुछ किताब इसके बारे में लिखता है सॉल्यूशन एंड देयर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसा भी चैप्टर हो सकता है। सब एक ही चीज है, सॉल्यूशन ही है, ठीक है। सॉल्यूशन द लिक्विड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन एंड देयर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ओवरव्यू जानिए आप लोग कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, और उस बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो मैं लिखाने नहीं जा रहा हूं, मैं ओरली आपको बोल रहा हूं, आप प्लीज उसको नोट करते चले जाए क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले आप चैप्टर का ओवरव्यू लिखेंगे। ओवरव्यू में ये लिखेंगे, इन दिस चैप्टर we will study about binary liquid solution and their qualitative properties, ठीक है। ये चैप्टर का ओवरव्यू है। तो पहले ओवरव्यू से समझते हैं कि हमको पढ़ना क्या है इसमें। तो जैसा कि हम बोले बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, पहले मैं इस टर्म को थोड़ा समझाता हूं। बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी मतलब क्या, दो। सॉल्यूशन अगर मोटे तौर पे देखा जाए, अभी मैं एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बताने जा रहा हूं, मोटे तौर पे देखा जाए तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, मिलाते हैं तो सॉल्यूशन होता है। ऐसा कुछ पढ़े हम लोग अभी, तो ठीक है। बाइनरी मतलब दो, और सॉल्यूशन लिक्विड जो आया वो फिजिकल स्टेट को बताता है। तो आप ऐसे समझो ना, बाइनरी मतलब दो, ठीक है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, और जब सॉल्यूशन बना हो तो उसका फिजिकल स्टेट क्या हो, लिक्विड हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या हो, लिक्विड हो। दो को मिलाने के बाद फिजिकल स्टेट उसका जो सॉल्यूशन बना उसको क्या बोलेंगे, अगर लिक्विड अगर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब आपको मेनली इस चैप्टर में सॉल्यूशन जरूर पढ़ना है, लेकिन कैसा सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ठीक है, ये होगी बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन एंड देयर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का आगे हम लोग सीखेंगे। अभी मैं समर्थ नहीं हूं बताने में, या ऐसे बोलो कि आप समझने योग्य नहीं है अभी, तो अभी आप नहीं समझ सकते, बाद में समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चैप्टर को ओवरव्यू से ये जरूरत महसूस हो रही है कि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन, फिर बाइनरी समझेंगे बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, फिर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन। मेरा आपसे ये सवाल है कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो आप लोग की तरफ से जवाब आता है, बहुत सारे अलग अलग जवाब आते हैं, मैं आपके सामने बोलता हूं। जैसे कुछ बच्चे का ये कहना होता है, सर सॉल्यूशन जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देते हैं दैट इज सॉल्यूशन। हालांकि वो गलत है, सही नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे से और पूछे तो कुछ बच्चों का जवाब ये आता है, सर सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। तो ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पहले आता है और सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट बाद में आता है। तो आप सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल करके सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ये भी गलत आपका है, ठीक है। तो ऐसे जो आप छोटी छोटी चीजें जो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें करेक्शन करने की जरूरत है, वो पूरी तरह सही नहीं है आपका, या आप पढ़े भी होंगे लेकिन आप भूल जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन होने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देंगे उसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला दें और मिलाने के बाद उसको बोलेंगे मिक्सचर। अगर मिक्सचर होमोजीनियस हुआ, अगर मिक्सचर क्या हुआ, होमोजीनियस, क्योंकि मिक्सचर का दो तरह का नेचर हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। वो क्या है मैं आगे समझाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन इसको बोलेंगे, सॉल्यूशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को अगर हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। अगर वो मिक्सचर होमोजीनियस हुआ तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। होमोजीनियस आप लोग पढ़ेंगे, होमोजीनियस मतलब समान, और हेटेरोजीनियस मतलब विषमान। होमोजीनियस, कई बार मैंने बोला वर्ड होमो हेटेरो ये सब आएगा, होमो मतलब सेम होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है। तो चलिए ठीक है, अब इसके डेफिनेशन को पहले हम थोड़ा सुलझा करके मैं आपको एक लाइन बोल देता हूं इसके डेफिनेशन को। इसका डेफिनेशन क्या होगा, होमोजीनियस, एक्चुअली इसका डेफिनेशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन के नीचे हेडिंग लगा करके उसको लिखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स
टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा मिक्सचर, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, उस मिक्सचर को होना पड़ेगा होमोजीनियस, और वैसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो ठीक है, आपने डेफिनेशन जरूर लिख लिया, लेकिन अभी तक आप होमोजीनियस नहीं समझ पाएंगे होमोजीनियस होता क्या है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस क्या है। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, पहले आम भाषा में समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा केमिस्ट्री के तौर तरीके से कि होमोजीनियस का मतलब क्या है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, मैं आपके सामने दो तरह का मिक्सचर तैयार करता हूं, एक ऑब्वियस उसमें होमोजीनियस हम करेंगे, एक आपका हेटेरोजीनियस होगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि होमोजीनियस हम कहेंगे किसको। एक हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें क्या है कि पानी में हम लोग चीनी मिला दिए, पानी है उसमें चीनी मिला दिया। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें पानी है, उसमें हम बालू मिला दिए, सैंड मिला दिए। ठीक है, ये पानी और चीनी का घोल हुआ, और ये आपका पानी और सैंड का घोल हुआ, बालू का घोल हुआ। ठीक है, तो बालू, सॉरी घोल मैंने बोला गलत है, घोल का होता सॉल्यूशन, गलत बोला। मतलब ये चीनी और पानी का मिक्सचर हुआ, ये आपका बालू और पानी का मिक्सचर हुआ, मिक्सचर भी हुआ। ठीक है, अब आते हैं इसका नेचर चेक करते हैं। अब क्या है कि ये जो मिक्सचर आपका है, चीनी और पानी का जो मिक्सचर है, ये आपका होमोजीनियस हुआ, ये होमोजीनियस आपका है। लेकिन जो बालू और पानी का जो है वो हेटेरोजीनियस है। अब समझते हैं कैसे। होमोजीनियस का मतलब होता है कि होमोजीनियस मतलब समान, बराबर, है ना। तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि अगर किसी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का रिलेटिव अमाउंट हर जगह हर एक पॉइंट पर क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए कि ये चीनी और पानी का एक मिक्सचर है, हम अगर ऊपर से एक चम्मच निकाले, ठीक है, या बीच से अगर एक चम्मच निकाले और नीचे से अगर एक चम्मच निकाले, अगर हमको तीनों क्रम में अगर मिठास एक जैसा महसूस हुआ, मिठास अगर एक जैसा महसूस हुआ तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अब मिठास एक जैसा महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि हर जगह पर चीनी और पानी का जो रिलेटिव अमाउंट है वो सेम है। मतलब आप ऊपर से मान लीजिए कि एक चम्मच से, जब आप एक चम्मच अगर आप घोल ये मिक्सचर लिए चीनी और पानी का, तो उसमें मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल चीनी है और 10 मॉलिक्यूल पानी है, तो इसका मतलब 20 से भी जब आप निकाले होंगे तो चीनी का 2 मॉलिक्यूल, पानी का 10 मॉलिक्यूल, फिर नीचे से भी जब निकाले होंगे तो चीनी का 2 मॉलिक्यूल, पानी का 10 मॉलिक्यूल। तो कहीं ना कहीं रिलेटिव अमाउंट दोनों का क्या हर जगह सेम है, इसलिए आपको हर जगह सेम मिठास महसूस हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। तो मतलब ये मिक्सचर होमोजीनियस हो गया, तो चीनी और पानी के मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन। अब इसमें आते हैं जरा, चीनी और सैंड है, बालू है, ठीक है। जब हम लोग चीनी और बालू में अगर थोड़ा बात करें तो ये मिक्सचर जरूर है। अब देखो ये होमोजीनियस क्या, हेटेरोजीनियस, बिल्कुल हेटेरोजीनियस है। कैसे? अगर आप ऊपर से एक चम्मच लेते हैं, चीनी, सॉरी, ऊपर से अगर एक चम्मच लेते हैं तो एक चम्मच अगर लीजिएगा तो उसमें पानी और बालू का कुछ 1-2 का कण आएगा, 1 या 2 कण आएगा, पानी फिर आएगा। बीच से उठाइएगा तो हो सकता है कि बालू का जो ऊपर 2 कण मिल रहा था, बीच में 2-4 कण और ज्यादा मिल जाए, और नीचे से अगर आप उठाते हैं तो बालू ज्यादा मिलेगा, पानी कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उस पूरे सिस्टम में पानी और बालू का जो रिलेटिव अमाउंट है वो अलग अलग है, अलग अलग है। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, हेटेरोजीनियस हुआ। और अगर सिस्टम हेटेरोजीनियस हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन नहीं है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं, सिर्फ मिक्सचर बोल सकते हैं। तो इसलिए सॉल्यूशन होने के लिए होमोजीनियस होना बहुत जरूरी है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये आपका डेफिनेशन रहा, ठीक है। इसके बाद आते हैं जरा, ठीक है, ये तो हम लोग डेफिनेशन समझ में आ गया, सॉल्यूशन क्या है। इसी में एक चीज और जानिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे सॉल्यूशन कई तरह का होता है। कंपोनेंट्स के आधार पे अगर मान लीजिए कि आप एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार किए 2 कंपोनेंट को मिला करके, ठीक है, 2 कंपोनेंट को मिला करके, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि आपने 2 कंपोनेंट, बाइनरी, दो को समझा मेंशन करता है। अगर आप 3 कंपोनेंट को लेकर के मिलाएं, 3 कंपोनेंट को अगर आप मिलाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्नरी। टर्नरी मतलब 3। अगर आप 4 कंपोनेंट्स को मिलाकर के होमोजेनियस मिक्सचर तैयार किए तो आप ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे क्वाटर्नरी। 5 मिलाएं पेंटर्नरी, 6 मिलाएं हेक्सानरी, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, हेप्टनरी, ऑक्टनरी, नॉनरी, ऐसे करके बहुत सारा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन के बाद आप उसी में एक लाइन जोड़ेंगे, वो ये लिखेंगे, इफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स, इफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, कॉमा 3 कंपोनेंट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशन, कॉमा
four components is called quaternary solution, comma 5 components is called quaternary solution and so on। आप लिख लीजिए इसको पहले, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है हम लोग जाने, और कंपोनेंट्स के आधार पे सॉल्यूशन के हम लोग टाइप्स पर लिए, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, क्विटरनरी, इस प्रकार से। तो ये सॉल्यूशन हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब आते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले मेंशन किया कि हमारे लिए बाइनरी सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर्स में आपको हेडिंग जो लगाए थे, वो ओवरव्यू जो मैंने लगाया था, उसमें मेंशन किया हूं कि हम लोग को इस चैप्टर में मिली बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स हो। ठीक है, अब जिसमें दो कंपोनेंट, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो उन दो कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट, और जो दूसरे कंपोनेंट उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और तब जाकर होता है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या, सॉल्यूशन। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब हमको ये जानना है। मैंने आपको पहले ही बोला, सॉल्यूशन पहले आया, सॉल्वेंट बाद में आया। तो अब जानना ये हमारे लिए जरूरी हो गया कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ये भी अगर कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं कि बच्चे बताओ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या है, तो बच्चों की तरफ से अलग अलग डेफिनेशन आता है। जो अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ता है वो उसके हिसाब से मेंशन करता है। कुछ बच्चे से पूछा मैंने कि बताओ सॉल्वेंट सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, तो बच्चे की तरफ से जवाब आया, सर सॉल्यूट उसको बोलेंगे जिसको किसी दूसरे चीजों में घुलाया जाए, सॉल्यूट, और जिसमें घुलाया गया उसको सॉल्वेंट। कुछ और बच्चे अलग ढंग से इसका जवाब देते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सॉल्वेंट का अमाउंट, सर उसको बोलेंगे सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज्यादा हो, और उसको बोलेंगे सॉल्वेंट जिसका अमाउंट कम हो। अमाउंट ज्यादा सॉल्वेंट, अमाउंट कम सॉल्यूट। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं जिसको जिसमें घुलाया गया तो उसको सॉल्यूट, जिसमें घुलाया गया उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ऐसे इस तरह से जवाब आता है। हालांकि सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन ऐसे नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो डेफिनेशन है वो सॉलिड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे डिसाइड किया जाता है। फिजिकल स्टेट के आधार पे। अब देखो, फिजिकल स्टेट के आधार पे, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पे। अगर हम बात करें सॉलिड और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, तो दो ही तरह का हो सकता है। या तो सॉलिड और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट दोनों का दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का दोनों सॉलिड हो, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का दोनों गैस हो, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का दोनों लिक्विड हो, ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि उनके फिजिकल स्टेट क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो। मतलब कोई सॉलिड दूसरा लिक्विड, कोई लिक्विड दूसरा गैस, कोई गैस दूसरा सॉलिड, ऐसे हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और इस आधार पर डिसाइड किया गया है। अब थोड़ा सुनना, मन लगा के जरा। अब हम लोग जानेंगे कि सॉलिड सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने बोला फिजिकल स्टेट। अगर मान लो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट, आप ऐसे मत ही बोलो सॉलिड सॉल्वेंट, अच्छा बोलो कंपोनेंट्स बोलो, क्योंकि सॉलिड सॉल्वेंट का डेफिनेशन डिफाइन करें पहले सॉलिड सॉल्वेंट बोल रहे तो गलत है। अगर कंपोनेंट्स, अगर दोनों कंपोनेंट्स जिसको आप मिला रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जो दो कंपोनेंट लाए हैं, अगर दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट, ठीक है, सेम दोनों कंपोनेंट का अगर फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम, तो हम लोग सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को कहेंगे जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा है। इस कंडीशन में बोलेंगे। मतलब जो आप पढ़े 9th क्लास में, उसमें एक बात हाइड करके रखा गया था, क्या, फिजिकल स्टेट नहीं बोला गया था, आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो होगा क्या, अगर फिजिकल स्टेट, सॉरी, दोनों का सेम हो, मतलब दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो। अगर दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट अगर सेम है, तो सॉल्वेंट उस कंपोनेंट्स को कहेंगे जिसका अमाउंट ज्यादा है, और कम अमाउंट वाले कंपोनेंट्स को बोलेंगे सॉल्वेंट। मतलब फिजिकल स्टेट सेम, तो सॉल्वेंट जिसका हायर अमाउंट हो और सॉल्वेंट जिसका लेसर अमाउंट हो। ये सॉलिड सॉल्वेंट का डेफिनेशन हुआ। अगर फिजिकल स्टेट अगर सेम हो तो ऐसे निकालते हैं। अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो ऐसे नहीं डिसाइड करते हैं। फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है तो हम लोग सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को कहेंगे जिस कंपोनेंट का फेज है ना, स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करता हो। जैसे आप ऐसे समझो,
मैंने दो कंपोनेंट लिया, तो दो कंपोनेंट जब आप लिए होंगे दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग, मान लो कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई गैस, ऐसे करके दोनों को आप मिलाएं, तो मिलाने के बाद सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन का भी तो एक फिजिकल स्टेट आएगा। चीनी और पानी को जब आप मिलाते हैं, चीनी कम लेते हैं पानी ज्यादा लेते हैं, तो आपका सॉल्यूशन जो बनता है वो लिक्विड होता है, तो फिजिकल स्टेट उसका लिक्विड है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि दो कंपोनेंट को अगर आप मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन का जो फेज होगा, स्टेट होगा, वो स्टेट जिस कंपोनेंट से मैच करेगा उस कंपोनेंट को कहेंगे सॉल्वेंट, और जो बचा हुआ उसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो प्लीज आप लिखें, आप समझ में आ गया होगा। अब देखो तुम दिमाग में इसको छापो, तुम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, तो सॉल्वेंट जिसका हायर अमाउंट हो और सॉल्यूट जिसका लेसर अमाउंट हो। अगर सॉलिड सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो सॉल्वेंट किसको, जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करता हो, और जो बचा हो उसको बोल देंगे सॉल्यूट। तो आप लिखेंगे करके नीचे में, इतना हो जाने के बाद नीचे में पॉइंट करके लिखेंगे, पहला पॉइंट में इसमें लिखेंगे इफ बोथ कंपोनेंट्स, मतलब दोनों कंपोनेंट, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर in same phase, if both components are in same phase, then the component which are present in higher amount is called solvent, and the component which are present in lesser amount is called solute। ठीक है, पहला हो गया सेम फिजिकल स्टेट वाला। ठीक है, दूसरा लगाएंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट सॉल्यूशन का डेफिनेशन में लिखेंगे इफ बोथ कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज, अगर दोनों कंपोनेंट क्या हो, सेम फेज में, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज, then components which are present in same phase as solution के same phase के जैसा present, same phase as solution। फिर से मैं वो बोल देता हूं, if both components are present in different physical state, then components which are present in same phase as solution is called solvent and the other component is called solute। तो ये हम लोग सॉल्यूट का डेफिनेशन भी समझ गए, सॉल्यूट का डेफिनेशन हम लोग समझ गए। चलिए इसके बाद देखते हैं जरा। ठीक है, ये तो हमारा सॉल्यूट का डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं जरा, अब देखिए चीज नाउ हमारे लिए बाइनरी सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन में देखिए, अगर तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन। ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मास कंजर्वेशन लगाए, मास ऑलवेज कंजर्व होता है फ्रॉम मास कंजर्वेशन से W मतलब वेट। ठीक है, नीचे लगा दे रहा है सॉल्यूट, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वेट दिया और सॉल्वेंट निकल जाएगा, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूट। अभी तक क्या जाने, सॉल्यूशन क्या है ना, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, फिर उसके बाद हम लोग जाने सॉलिड सॉल्वेंट क्या है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमको पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स। इतना नोट करने के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हमको समझना ये है कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए पहले फिर से एक बार लेके आते हैं सॉल्यूशन क्या था। सॉल्यूशन को एक बार फिर से जानते हैं। सॉल्यूशन में जो टर्म इस्तेमाल हुआ है ना, उसी से आपको समझ में आएगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स किसको बोलते हैं। आपको याद होगा सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन किए, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और होमोजेनियस का मतलब क्या था कि
उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उनके रिलेटिव अमाउंट्स अगर सेम हो रिलेटिव अमाउंट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और ठीक है, मैंने ये भी बोला कि जैसे रिलेटिव अमाउंट्स के बारे में मैंने समझाया, जैसे चीनी और पानी वाला हिसाब किताब कि एक अगर चम्मच अगर आप लेते हो चीनी पानी का घोल, तो उसमें 2 मॉलिक्यूल चीनी का और 10 मॉलिक्यूल अगर पानी का है तो हर जगह ऐसा मिल रहा है। तो ये मैंने आपको बताकर समझाया था कि देखो जी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल चीनी का 10 मॉलिक्यूल पानी का मिल रहा है और बीच से मिल रहा है, नीचे से मिल रहा है, उसी तरह से मिल रहा है। तो ये जो आप और हम बता करके ये मेंशन कर रहे हैं कि होमोजेनियस इस प्रकार से है, तो ये अब हम और आप नहीं बताएंगे, बल्कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स बताएगा। होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस को कंसंट्रेशन टर्म्स बताएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम और आप मिलकर क्या बता रहे हैं कि सर एक चम्मच ले रहे चीनी, सॉरी एक चम्मच अगर घोल ले रहे हैं तो उसमें 2 मॉलिक्यूल चीनी या 10 मॉलिक्यूल पानी मिल रहा है। तो ये आप और हम नहीं बताएंगे, बल्कि कंसंट्रेशन टर्म्स बताएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि कंसंट्रेशन टर्म्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट क्या है, उनके आपस में रिलेटिव अमाउंट्स क्या है, इस चीज को बताता है कौन, कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि हम लोग पहले बताकर काम करते थे। ठीक है, तो लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव ये लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में, कंसंट्रेशन टर्म्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट, तुलनात्मक मात्रा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन टर्म्स का डेफिनेशन हो गया। अब कंसंट्रेशन टर्म्स का डेफिनेशन हुआ। अब इस चीज को बताने के लिए, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो रिलेटिव अमाउंट को बताता है, तो इस चीज को बताने के लिए बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन किया गया है। वो है, पहले मैं इसको दिखाता हूं। कंसंट्रेशन टर्म्स अभी हम लोग पढ़े क्या है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कई तरह के होते हैं, जैसे पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकेंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, चौथा ग्राम पर लीटर, पांचवा मोल परसेंटेज, छठा पीपीएम या पीपीवी, क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, पार्ट्स पर मिलियन, सातवां मास फ्रैक्शन, आठवां मोल फ्रैक्शन, नौवां मोलरिटी, 10वां मोलैलिटी, और नेक्स्ट 11वां जो है ये है नॉर्मलिटी। एक फॉर्मेलिटी होता है, नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेलिटी ही करना, उसमें तो नहीं पाएंगे हम नॉर्मलिटी। ये बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है वो लास्ट का 4 है। ये 4 ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, मोलैलिटी को कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से और नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से। ठीक है, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि आपका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल में आएगा इसे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें। तो हम एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। लेकिन परसेंटेज वेट बाय वेट पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे 11th क्लास पढ़े थे उनको मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स करके एक चैप्टर पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट में। वहाँ काफ़ी डिटेल हम लोग पढ़े थे, तकरीबन 7-8 क्लास में हम उसको पढ़े थे। लेकिन मैं आपको यहाँ डिटेलिंग नहीं पढ़ाऊंगा, आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो 2 से 3 क्लास में मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
हालांकि आप लोग बिल्कुल पढ़े, मैं आप जो पढ़े हैं वही यहाँ भी मेंशन करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे हैं, बल्कि बाहर के बच्चे देख रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे जो कि सिर्फ 12th पढ़ना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पे वो रिएडिशन भी फिर से लिया था इस ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस में, तो मुझे नहीं पता कि वो 11th में पढ़े या नहीं पढ़े हैं। तो हर बच्चों को चैप्टर कंप्लीट चाहिए, तो अभी से मुझे ही करना पड़ेगा। हम 2 से 3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा है परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ये होता क्या है, इसको कहते हैं किसे, परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, इसमें हमको जो है रटना नहीं है, हमको फील करना है इसमें। आप ये जो परसेंटेज वेट बाय वेट है, इस ऐसा लेबलिंग आपने कई जगहों पे देखा होगा। आप किसी दवा के रैपर में, है ना, किसी कप सिरप में आप देखे होंगे लेबल इस तरह का मिलता होगा। बहुत सारी चीजों में, दवाइयों में, फेस वॉश में, है ना, जितने भी कॉस्मेटिक्स है उसमें आप इस तरह का लेबल आपको देखने को मिलता होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। आप रामदेव बाबा का दुकान अगर जाते हैं, आप कुछ भी ले, मेडिसिन ले, चाहे आप कोई भी सिरका ले या घोल ले, कुछ भी ले, तो उसमें भी इस तरह का लेवल आपको देखने को मिलता है। तो इस लेवल का एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इस लेवल का एक महत्व है। वो है क्या, पहले उसको समझते हैं जरा। ऐसा लेवल आपको कई जगह मिलेगा। अब देखो, जैसे समझाने के लिए पहले मैं ऐसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। जैसे आप मान लो कि हम क्या करते हैं कि मान लो कि रामदेव बाबा का हमने आंवला का एक घोल खरीदा, आंवला जूस जिसको आप लोग बोलते हो, आंवला जूस। आप आंवला जूस का एक डब्बा लाए, उस डब्बा पे आप अगर गौर से देखोगे तो ऐसा लेवल देखने को मिलेगा, उसमें ऐसा लिखा रहेगा 20%। मान लो ऐसा लिखा हुआ, अगर मुझे नहीं पता है, अगर लिखा हुआ 20% W/W आंवला जूस या आंवला घोल मान लो ऐसे लिखा हुआ है। 20% वेट बाय वेट आंवला घोल, ठीक है, आंवला घोल। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझना है पहले। ये जो लेवल है किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये समझना है। तो देखो, आप ऐसे समझो, पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 तो वहां लिखा हुआ 20% वेट बाय वेट आंवला सॉल्यूशन, आंवला घोल बाय सॉल्यूशन हुआ। तो पहले तो एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि सर उस आंवला सॉल्यूशन में सिर्फ आंवला नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन एक कंपोनेंट को नहीं बोलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को बोलते हैं। मैंने सिर्फ आंवला बोला है, तो एक कंपोनेंट तो क्लियर है, आंवला है। तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो अंडरस्टूड है, वो क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट, जो पानी होगा। कुछ ने मेंशन किया तो पानी है, मतलब आंवला में पानी भी मिला हुआ, दोनों को मिलाएं, आंवला और पानी को, तो मिलाने के बाद जो आपका बना घोल, उसको हम बोलेंगे आंवला का घोल। ठीक है, आंवला का घोल बोलेंगे उसको। तो अगर मान लो कि बोतल में लेवल किया हुआ है 20% वेट बाय वेट आंवला घोल, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम उस आंवला के घोल में, 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज 100 में निकलता है, तो 100 ग्राम आंवला के घोल में, आंवला जूस में 20 ग्राम मात्र आंवला प्रेजेंट है। 20 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब 100 ग्राम अगर हम लेते हैं, अगर उस आंवला का घोल जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से अगर हम 100 ग्राम अगर उठाते हैं, तो 100 ग्राम में हमको क्या मिलेगा, 20 ग्राम आंवला मिलेगा। अब अलग बात है कि पैकिंग किस हिसाब से होता है, वो तो अलग चीजें हैं, है ना। पैकिंग हो सकता है 50 ml का ही पैकिंग, 50 ग्राम का ही पैकिंग हो, 100 ग्राम 200 ग्राम का पैकिंग हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे लीटर मेथड से। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि 20% वेट बाय वेट आंवला घोल का मतलब यही हुआ कि परसेंटेज मतलब 100 ग्राम अगर हम उस आंवला का घोल लिए, तो उस 100 ग्राम आंवला के घोल में 20 ग्राम आंवला प्रेजेंट है। अर्थात ये हुआ कि 20 ग्राम आंवला और 80 ग्राम पानी मिलाया गया है उस आंवला घोल में को बनाने के लिए। सही है, तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब देखो, ये जब मीनिंग तुमको समझ में आ गया, तो मैं आपको किसी भी तरीके से अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, आप परसेंटेज वेट बाय वेट आराम से निकाल दोगे, बिल्कुल आराम से निकालो। कैसे, देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक आंवला का घोल है, ठीक है, मैंने बोला कि 500 ग्राम आंवला का घोल, हमने 500 ग्राम लिया, ठीक है, 500 ग्राम हमने निकाल लिया स्टोर में से। 500 ग्राम ये आंवला का घोल है, और इस आंवले के घोल में, 500 ग्राम आंवले के घोल में मान लो 40 ग्राम आंवला प्रेजेंट है। तो बताइए परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है?
सिंपल है, अभी तो मैंने समझा परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम आंवला घोल में सॉलिड का कितना वेट, उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसका मतलब हुआ कि सर आपने बोला कि 500 ग्राम अगर आंवला का घोल लिए और उसमें 40 ग्राम आंवला है तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है? तो इसका मतलब 500 ग्राम में 40 ग्राम आंवला हम 100 ग्राम में निकाल लिए तो हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट निकल गया। तो 500 ग्राम में 40 ग्राम आंवला, तो 1 ग्राम में 40 बटा 500 ग्राम आंवला, तो 100 ग्राम में 40 बटा 500 इंटू 100, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? परसेंटेज वेट बाय वेट। क्लियर है, आराम से निकल जाएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, बोला जाएगा 300 ग्राम लिए उसमें 30 ग्राम आ रहा है, 300 ग्राम में 30 ग्राम, तो बताइए परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है? तो 300 ग्राम में 30 ग्राम, तो 1 ग्राम में 30 बटा 300, तो 100 ग्राम में कितना? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना? 30 बटा 300 इंटू 100, 10 परसेंटेज वेट बाय वेट 10 हो जाएगा। ऐसे डालेंगे। तो अगर देखो मैं लिखता हूं, तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज वेट को डिफाइन करते हैं। तो ठीक है, ये तो हम लोग मेडिसिन वगैरह को लेकर या फिर किसी घोल को लेकर मैंने डिफाइन किया, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री जो बच्चे लैब गए होंगे, केमिस्ट्री लैब, उसमें भी देखे होंगे कि उसके जो लैब में जो डेस्क लगे होते हैं उसके ऊपर में, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल, बेंच केमिकल कहते हैं, ठीक है, जो बेंच में जो केमिकल रखे होते हैं उसको बेंच केमिकल कहते हैं। तो आप देखेंगे उस बोतल में इस तरह का लैबिंग देखने को मिलता होगा, जो बच्चे लैब गए होंगे, लिखा रहता है 20% वेट बाय वेट, 20% कुछ ऐसे करके लिखा रहता है। तो अगर मान लो उसी तरह के लेवल पे हम एग्जांपल लें, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 20% वेट बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन। अगर ये मान लो कि ऐसा लेवल, ऐसा टैग लगा हुआ है किसी बोतल में ऐसा टैग लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले तो आप ऐसे समझो NaOH सॉल्यूशन मैंने लिखा है, तो बच्चे ऐसे समझते हैं सर सॉल्यूशन NaOH, ठीक है NaOH है, लेकिन NaOH रहेगा तो सॉल्यूशन बनाता नहीं है। तो NaOH सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि NaOH तो एक हो गया, और जो अंडरस्टूड है, मतलब दो होना चाहिए, जो नहीं दिख रहा, जो हाइड किया हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। मतलब NaOH सॉल्यूट, और उसमें जब मिला देंगे, पानी मिला देंगे, तो NaOH और पानी के साथ जो बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? NaOH का सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसका मतलब वाटर आपका इसमें सॉल्वेंट है, जो कि अंडरस्टूड है, ठीक है। तो 20% वेट बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मींस, मतलब क्या होगा इसका? मतलब इसका होगा इन टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, कितना? 20 ग्राम NaOH, और NaOH सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट, ठीक है। क्या होगा? इज प्रेजेंट 20 ग्राम NaOH सॉल्यूट इज प्रेजेंट, ये इसका मीनिंग हुआ है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो अगर हम परसेंटेज वेट बाय वेट को फार्मूला को स्वरूप दें, थोड़ा पहले मैं समझा रहा था कि 500 ग्राम आंवला जूस लिए, उसमें 40 ग्राम अगर आंवला है तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या? तो 500 में 40 ग्राम, एक में 40 बटा 500, तो 100 में कितना? 40 बटा 500 इंटू 100, ऐसे निकाले थे। इसका तो ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन, इंटू कितना? 100, तो इसी को हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट कहेंगे। तो अगर हम फार्मूला में स्वरूप देना चाहें तो फार्मूला क्या होगा? नाउ फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट का, W/W का वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन ग्राम में लोग लेंगे वेट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, ये भी इन ग्राम में, इनटू कितना? 100। तो यही आपका क्या आ गया? परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिए, दिमाग में छापे, वेट ऑफ सॉलिड बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मैं बात करूं कि क्या ये कंसंट्रेशन टर्म्स टेंपरेचर का फंक्शन है या टेंपरेचर से इंडिपेंडेंट है, तो ये टेंपरेचर से इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स में मास शामिल हो रहा है, वेट शामिल हो रहा है, ठीक है, मास, और मास टेंपरेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस concentration terms independent from temperature. This concentration terms independent from temperature. टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े, इसी पे एक सवाल करते हैं, ये तो समझ में आ गया, इस पे एक सवाल करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है, मान लो कि इफ 20 ग्राम NaCl is present in 300 ग्राम of water H2O,
देन फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन दिया, NaCl का 20 ग्राम प्रेजेंट है 300 ग्राम वाटर में, तो परसेंटेज वेट बाय वेट NaCl का क्या होगा सॉल्यूशन में। कई बार बच्चे क्या है कि जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। बच्चों को बस ऐसे लगता है सर ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, आसान कैसे सर 20 ये 300 में डाला गया तो 20 बटा 300 into 100 गलत हो गया, क्योंकि फॉर्मूला में नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ बोला गया 20 ग्राम NaCl को NaCl प्रेजेंट है 300 ग्राम पानी में, तो 300 ग्राम जो वजन है वो सॉल्यूशन का वजन नहीं है, वो सॉल्वेंट का वजन है। तो आपको पहले लिखने का आदत डालो, आप लोग जल्दबाजी में गड़बड़ करते हो। सॉल्यूशन का क्या होगा, जैसे वेट ऑफ W सॉल्यूट, सॉल्यूट आपका क्या है NaCl, ये कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट जो कि आपका पानी है, ये कितना है 300 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 20 प्लस 300, मास कंजर्वेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे तो 320 ग्राम, 320 ग्राम। अब देखते हैं 320 ग्राम ये आगे। अब आते हैं नाउ, इसलिए परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। सॉल्यूट का वेट कितना है 20, सॉल्यूशन का कितना है 320 है, इनटू कितना 100। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा ये 16, तो ये हो गया 100 बटा 16, इतना जो भी हो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 4 से 16 25 से 100, 25 बटा 4 जो भी हो कितना आ जाएगा 4 6 24, 4 8 4 5 20, 6.25 इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लीज नोट करें पहले। ये पहला परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया। सेकेंड हम लोग देखेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, शॉर्टली इसको लिख सकते हैं परसेंटेज W बाय V। अब ये क्या है, अगर मान लीजिए कि ऐसा कहीं टैग किया हुआ हो, लिखा हो 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, अगर ऐसा कहीं टाइप किया हुआ तो इसका मतलब क्या होगा। तो अगर परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप ये समझो ना कि जो परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा हो तो ऊपर वाला वेट सॉल्यूट के लिए आएगा और नीचे वाला जो चीज आएगा ना वो सॉल्यूशन के लिए आएगा। वेट बाय वेट में सॉल्यूट का वेट, नीचे सॉल्यूशन का वेट। वेट बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रकार डिफाइन होगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ इन 100 ml, वॉल्यूम का यूनिट ml इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन, कितना 20 ग्राम NaOH जो कि आपका क्या है सॉल्यूट इज परसेंट। इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर कहीं लिखा हुआ 20% वेट बाय वॉल्यूम तो इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम सॉलिड प्रेजेंट है 100 ग्राम, टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, सॉरी टोटल 100 ml सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। ठीक है, ये 1%। ठीक है, अब इसको हमें फॉर्मूला का रूप दो। ठीक है, उस प्रकार से सेम है। देखो जैसे ऐसे समझो कि अगर मैं बोल दिया कि वही आंवला वाला हिसाब किताब लो, तो आंवला का अगर मान लो कि घोल है तो मान लो कि आंवला का घोल मतलब अगर है लिखा हुआ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ आंवला जूस या आंवला जो भी हो, आंवला रस जो भी हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 अगर ml उस आंवला का घोल लेते हैं 100 ml वॉल्यूम के रूप में 100 ml लेते हैं, उसमें 20 ग्राम आपका आंवला परसेंट है, तो
ऑब्वियस है, अगर मैं आपसे बोल दिया कि 500 अगर ml उस आंवला का घोल मैंने लिया 500 ml, तो बताइए हाँ 500 ml लिया, तो उसमें अगर मान लो कि 40 ग्राम आंवला है तो उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? तो ऑब्वियस है 500 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 40 ग्राम आंवला, तो एक में 40 बटा 500, तो 100 में 100 में कितना परसेंटेज, तो 100 में 40 बटा 500 इंटू 100, 40 आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, आंवला सॉल्यूट हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे में जो 500 था इंटू 100। तो इसको फॉर्मूला में रूप देना चाहूंगा अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम W/V बराबर होगा ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू कितना 100। ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो टेंपरेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? ऑब्वियस है, देखो इस कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम शामिल है, और हम लोग पीवी और एनआरटी पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं टेंपरेचर वॉल्यूम को प्रभावित करता है। तो वॉल्यूम अगर प्रभावित होगा तो ऑब्वियस है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या होगा? प्रभावित होगा। तो एक लाइन यहां से बनता है, एक लाइन ये कि दिस कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड्स अपॉन किस पे? टेम्परेचर। दिस कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो थ्योरी हो गया। अब आते हैं, अगर हम इस थ्योरीज पे अगर क्वेश्चन फ्रेम करें, तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा है, लिखा हुआ इफ 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड is present in 200 gram of water, then calculate percentage weight by volume if, दो कंडीशन दिया हुआ है। if पहला नंबर दिया हुआ है अगर डेंसिटी, if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml, और अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं, if density of magnesium oxide is 1.2 ग्राम पर ml, मतलब आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तब कैलकुलेट करना है जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml हो वॉल्यूम इंफॉर्मेशन के साथ, और अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तब कैलकुलेट करना है जब डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉल्वेंट है वो 1.2 ग्राम पर ml हो ऊपर वाले इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ये तो आपको कैलकुलेट करना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले आप इसको नोट करें। इसकी सॉल्यूशन क्या आते हैं पहले देखते हैं। देखो ए नंबर पे सॉल्व करते हैं। ए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तब निकाला जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना 1.2 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml, और ऊपर का इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूट आपका कितना है 20 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर आपका सॉल्वेंट है H2O, ये कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम। ठीक है, और हमको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का वेट चाहिए, तो सॉल्यूट का तो वेट दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए वेट बाय वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का, अगर मास निकल जाए तो डेंसिटी और मास का इस्तेमाल करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो मास भी निकल जाएगा क्योंकि सॉलिड सॉलिड को जोड़ देंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाएगा। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा 20 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 200, तो कितना हो गया 220 ग्राम। नाउ सॉरी, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना हो जाएगा, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास कितना है 220 ग्राम और डेंसिटी कितना 1.2 ग्राम पर ml,
तो आपका देखो ग्राम ग्राम कैंसिल, एमएल में कितना आ जाएगा 220/1.2 कितना एमएल। तो इसलिए या नाउ अब ले आते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है अपने को। W/V बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी याद होगा इन ग्राम में, ये इन एमएल में। आई टू कितना 100, सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना निकाले 220/1.2 आई टू कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बी नंबर देखते हैं, अगर डेंसिटी किसका नहीं हो, सॉल्यूशन का नहीं हो, किसका डेंसिटी हो, इफ डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना 1.2 ग्राम पर एमएल, तब आपको निकालना है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, इस पे आते हैं जरा, देखो जरा तब निकालना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो पहले चीज देखते हैं कि अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए, दिमाग चला रहा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए, तो वेट ऑफ सॉलिड तो कंफर्म है 20 ग्राम, हमको कहीं ना कहीं वॉल्यूम निकालना है। अब किसकी डेंसिटी की मदद से, मैग्नीशियम ऑक्साइड की डेंसिटी की मदद से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको डेंसिटी पता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको मास पता है, तो मास और डेंसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। तो वो तो वॉल्यूम जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, वो सॉल्यूट का निकलेगा। तुमको सॉल्यूशन का चाहिए, तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो सॉल्वेंट का वेट पता है आपको, डेंसिटी नहीं पता है। अरे हाँ, सॉल्वेंट वाटर का डेंसिटी फिक्स होता है 1 ग्राम पर एमएल, आपको याद होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको कई बार बोला है कि वाटर का कुछ इंफॉर्मेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए। आपको याद होता है धरले से आप बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बोल देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट तो आप 0 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल होता है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, डेंसिटी पानी की डेंसिटी और वॉल्यूम का सॉरी मास का इस्तेमाल करके वॉल्यूम इसका निकाल लेंगे, सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए हम ऐसे लिखते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉलिड का वॉल्यूम कितने के बराबर, वेट ऑफ सॉलिड बटा डेंसिटी, वेट बटा डेंसिटी। तो वेट कितना है 20 और डेंसिटी कितना है 1.2, ये ml में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का मास कितना है, वेट 200 और डेंसिटी कितना 1, तो ये ml। तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व तो नहीं करने जा रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं, मतलब 20/1.2 और प्लस यहाँ कितना 200, ये कितना आ गया वॉल्यूम ml, वॉल्यूम आ गया। अब देखो जरा, नाउ जब निकल गया तो नाउ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर सॉलिड का वेट 20 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना निकाले हैं 20/1.2 और प्लस कितना 200 इनटू कितना 100। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको ट्रेस नोट करें पहले। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लोग देख लिया, क्वेश्चन भी कर लिए। इसके बाद तीसरा हम लोग का है, तीसरा है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको शॉर्टली हम लोग परसेंटेज V बाय V भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जिस प्रकार मैंने बताया कि अगर इस लेवल का मीनिंग क्या है, अब देखो ऊपर भी नीचे भी, तो सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन। तो अगर मान लो कि किसी जगह लेवल किया हुआ है 20% V बाय V ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा इसका, मीनिंग ये होगा इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 ml, ml क्यों बोल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट ml होता है, ml NaOH जो कि आपका क्या है सॉल्यूट, सॉल्वेंट अंडरस्टूड है जो कि वाटर है, सॉल्यूट इज परसेंट, ये होगा आपका सही। फार्मूला का अगर मैं स्वरूप देना चाहूं तो फार्मूला का स्वरूप क्या होगा, परसेंटेज V बाय V का बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला सॉल्यूट इन ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आई इनटू कितना 100 इनटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज वेट पर सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं क्या ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेंपरेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो अभी से आप देख सकते हो कि इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम शामिल है, इसका मतलब टेंपरेचर डिपेंडेंट। लिख सकते हैं कि दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज टेंपरेचर डिपेंडेंट, टेंपरेचर डिपेंडेंट, बट
इन केस ऑफ gaseous mixture, but in case of gaseous mixture के केस में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, मैं साबित करूंगा अभी, मेंशन करता हूं। तो मैंने लिखा कि अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उस केस में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बाय जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है। बट इन केस ऑफ गैसेस मिक्सचर इट इज इंडिपेंडेंट। किससे? फ्रॉम टेम्परेचर। अब इस लाइन को जरा समझते हैं पहले। ये जो लाइन है, इन केस ऑफ जो मैंने लिखा है गैसेस मिक्सचर इट इज टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। कैसे समझते हैं? बिकॉज इन गैसेस मिक्सचर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हम एयर भी क्या है, गैस का मिक्सचर है। तो मान लो कि 2 इन 200 ml वॉल्यूम ऑफ एयर के 200 ml वॉल्यूम में 80 ml मान लेते हैं समझने के लिए, 80 ml नाइट्रोजन N2 इज प्रेजेंट। और अगर मैं बोलूंगा इस केस में अगर आपको निकालना है परसेंटेज, निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसका, नाइट्रोजन का, आप कैसे निकालोगे? अगर आपको परसेंटेज निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, तो ए मान लेते हैं। क्यों? इजिबल ए मान लेते हैं। जैसे ए और बी का मान लो गैसेस मिक्सचर है, तो ए का अगर आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ए बटा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इनटू कितना, 100। आप ये लिखोगे ए का वॉल्यूम का मिक्सचर का वॉल्यूम से डिवाइड इनटू 100 करेंगे। आपको याद होगा कि गैस जो है वो पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करता है, आइडियल गैस। और हम पढ़े थे आइडियल गैस केस में 11th क्लास में कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो होगा वो ये बराबर हो जाता है किसके, परसेंटेज बाय मोल के, परसेंटेज बाय मोल के, गैस के केस में। आप 11th क्लास अगर पोर्शन कलेक्ट कर देखें तो आपको याद होगा कि ऐसा होता है। और नहीं तो इडियोमेट्री में मैंने पढ़ाया था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल के, याद करो। तो हम लोग इडियोमेट्री में वॉल्यूम में काम करते थे, ठीक है, उतना क्या छोड़, मैं ये भी मैं बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ ए है आप मोल ऑफ ए भी लिख सकते हो, यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है आप वॉल्यूम ऑफ सॉरी मोल ऑफ मिक्सचर लिख सकते हो इनटू 100। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय मोल। तो यहाँ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मोल के बराबर हो गया। अब मोल एक प्रकार का क्या है, मास है, और मास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये काम कि गैसेस मिक्सचर केस में टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। गैसेस मिक्सचर के केस में ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये नहीं वॉल्यूम है टेम्परेचर हमेशा डिपेंडेंट होगा, आप टेक आउट कर दें, ऐसा नहीं। गैसेस मिक्सचर अगर रहेगा तो इंडिपेंडेंट होगा, बिल्कुल इसको ध्यान रखें। तो प्लीज इसको पहले आप नोट करें। तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपका खत्म हो गया। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। 20% weight by volume of magnesium oxide solution has density 1.2 gram per ml, then calculate percentage weight by weight and percentage volume by volume। आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप इसको बना लें, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सके। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। अगली क्लासेस में फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। ओके, धन्यवाद।